नहीं, हमने सरकार को कहा है कि भाई ये बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। आप बातचीत शुरू करो। हो सकता है कि पहले दौर में किसान वापसी आएगा, लेकिन आप टॉक तो शुरू करो ना उनसे, बात करो भाई क्या सरकार की क्या प्लानिंग है। सरकार अपना प्रपोजल देगी। जब पूर्ण रूप से बिल खराब है और उसमें उसको संशोधन करने की बात कर रहे हैं, तो किसान ने कहा कि हमको संशोधन नहीं, आप इन बिलों को पूरे वापसी करो बिलों को। अकेले आपने सब चीजों को काउंटर किया है, कैसे और क्या लगता है कि पगड़ी बांध के जब आप आए तो उस चीज की मजबूती से कहीं ना कहीं किसान, कहीं ना कहीं सरकार जो है वो थोड़ा घबराई या बौखलाहट में आई? पंजाब अब की बार बहुत मजबूती से साथ में आया है। पहली बार पंजाब उठ कर आया है। उसके साथ में हरियाणा उठा, जो बैकअप दिया है वो हरियाणा ने दिया है। उत्तर प्रदेश, ये सब लोग साथ में लगे। राजस्थान साथ में आया है। तो ये जो 4-5 स्टेट है, जब ये जुड़ जाती है तो पूरे देश का किसान इनके साथ में खड़ा हो जाता है, क्योंकि दिल्ली को घेरना, दिल्ली से बातचीत करनी, जब तक ये स्टेट साथ नहीं होगी तो दिल्ली से बात नहीं हो सकती। वो जो लाल किले वाली घटना को अगर छोड़ दे तो और ज्यादा कहीं कुछ है नहीं। और वहां पे भी एक धार्मिक ध्वज वहां पे जो लगवाया गया वो था। उसके बाद जो नीचे हुआ, इसने ट्रैक्टर चलाया, वो एक घटना को छोड़ दें। और उसकी उस तरह की मानसिकता के कुछ लोग आ जाते हैं। ये तो पंजाब का कहाँ है ये आंदोलन तो पूरे देश का है। एमएसपी की जो लड़ाई है, देश में एमएसपी लागू हो जाएगी तो देश को फायदा होगा। पंजाब में तो एमएसपी है। पंजाब तो इस आंदोलन के साथ में आया है। वे ये है कि वे वहां पे पहले बैठ गए, हम लोग प्रदर्शन करते रहे बिलों के खिलाफ एक दिन का, हम ज्यादा बैठते नहीं। और पंजाब वहां पर बैठ गया। वो वहां से जब इकट्ठा बैठ गया सब जत्थेबंदी, वो वहां से चल दिया, उनके साथ में सब लोग चले वहां से। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास में अब दूसरे रोजगार कम रह रहे हैं। वे अब भूख पे व्यापार करना चाहते हैं कि किस आदमी को कितनी भूख लग रही, भूख के आधार पे रोटी की कीमत तय करने का ये व्यापारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन है। 14 तारीख को तो कैंडल मार्च का हमने प्रोग्राम करा है। उसमें उस दिन हमारे जो जवान भी शहीद हमारे हुए थे पुलवामा में, उनका है। और जो हमारे किसान शहीद हुए, तो एक दिन का प्रोग्राम सब शहीदों के नाम से वो होगा। और 16 तारीख में छोटू राम जी एक बड़े किसान लीडर हमारे यहाँ पे हैं, तो उनका प्रोग्राम रहेगा, उनको याद हम करेंगे। और 18 तारीख को 4 घंटे का हमारा ट्रेन का ट्रैक का हमने करा है कि उसको हम 4 घंटे 12 से और 4 बजे तक सब लोग ट्रैक पे उस पर रहेंगे। ये हमारा प्रोग्राम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਦੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਹਾਵਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ शो ਦੇ ਵਿੱਚ। जी धन्यवाद आपका सबका। जी राकेश जी, हम कोशिश करेंगे कि आप हिंदी भाषा में अगर समझ सकते हैं सवाल तो हम हिंदी में ही आपसे बात करें, लेकिन दर्शकों से हम पंजाबी में ही बात करेंगे। सो उम्मीद है कि आप दोनों भाषा को अच्छे से समझ सकेंगे। आप बताइए मैं किस भाषा में सवाल करूं? नहीं, कुछ हिंदी मिक्स हो जाए, कुछ पंजाबी हो जाए तो दोनों चीज चल जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। राकेश जी, इस टाइम आप कनाडा के चैनल पे लाइव हैं और कैनेडियन लोग जो हैं या और मुल्कों के लोग हैं वो भी आपकी बात जो है वो सुनना चाहते हैं। खालिस्तानी, माओवादी और अब आंदोलन जीवी, सरकार ने तो आपको ये नाम दे दिए। अब हम आपसे क्या कह के बात करें? लगता है कि सरकार ने किसी तरीके से भी इस आंदोलन को रिजेक्ट करने की कोशिश की है? वो तो देखो, सरकार का काम होता है कि वो डंडे से हटा दो, वो भावनाओं से हटा दो, वो किसी नाम दे के
जिससे लोग आहत होकर चले जाएं, हम्म ये उनका काम होता है किसी मूवमेंट को हटाने के लिए। हम्म तो हम तो किसान हैं, हम्म मजदूर हैं, यहाँ के हिंदुस्तानी हैं, और अपनी बात सरकारों के सामने रख रहे हैं हम्म जो हमारे इशू हैं। हम्म तो ये है हमारा इशू, कौन क्या कहता है, कौन किस रूप में उसको देखता है, तो उससे तो नहीं, सबका नजरिया आप अपना है, उसको देख हम्म जी। रहे। और सर एक एक मैंने और आपसे बात की है कि सरकार ने आपको बहुत सारे नाम दे दिए, कभी माओवादी, कभी वक्फवादी, कभी खालिस्तानी, और अब तो आंदोलन जीवी भी आपको नाम दे दिया। अब बताइए कि अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ तो किस नाम से आपसे बात करूँ, मैं क्या बोलूँ? आप तो किसान ही हो, जो जी दूसरे के नाम पे थोड़ा करना है हमको। जी बिल्कुल। हम सर किसान सबसे, हैं, और जी राकेश सर, सबसे अहम सवाल जो अब लोग भी जानना चाहते हैं कि अब किसान से जो मतलब सरकार के साथ अगली बातचीत है वो कब होने जा रही है, क्या संभावना आगे जताई जा रही है? नहीं, हमने सरकार को कहा है कि भाई ये बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। हम्म आप बातचीत शुरू करो, हो सकता है कि पहले दौर में किसान वापसी आएगा, लेकिन आप टॉक हम्म तो शुरू करो ना उनसे, बात हम्म करो भाई क्या अब तो सरकार की क्या प्लानिंग है। हम्म सरकार अपना प्रपोजल देगी, क्योंकि हम्म किसान का तो यही कि 3 किलो को वापसी ले लो, हम्म एमएसपी पे कानून बना दो, हम्म और कमेटी बन जाएगी जो भी मसले, क्योंकि सरकार से बहुत मसले हैं। जी। 2 मसलों के लिए ये आंदोलन है अभी, हम्म और मसले बातचीत से समाधान हो जाएगा, उसकी कमेटी हो जाएगी, फिर हम्म सरकार अपना बातचीत करते रहेंगे। हमारे किसान लीडर जो होंगे एक कमेटी में तैयारी कर लेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता, एक बड़ा मसला ये है। हम्म किसान क्रेडिट कार्ड का एक बड़ा इशू इसमें है, हम्म और उसमें भी पॉलिसी चेंज करवाना है, फसल बीमा का है, फसलों के रेट का सवाल है, तो बहुत से सवाल है जो सरकारों से ही हल होने हैं, वो हम्म बातचीत से हल होंगे। और सरकार और किसान आपस में बैठेंगे, ठीक साफ मन से बैठे, हम्म और उसके समाधान होंगे फिर। जी। तो अभी नरेंद्र मोदी को हमने सुना राकेश सर, जिस तरीके से परसों भी वो संसद में गूंज रहे थे, तब कह रहे थे कि आखिर में भी उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि हम किसान भाइयों को न्योता देते हैं, आइए मंच पे बैठें, टेबल टॉक करें, टेबल पे बैठ के ही मसले का हल होगा। कई मीटिंगें तो पहले भी हो चुकी हैं, आप लोगों ने खुद काफ़ी मीटिंगें की हैं। और एक चीज़ और, वो हर बार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि उनका ये कहना है कि किसान जथेबंदियों ने जब भी मीटिंग की है तो हमेशा बिल रद्द करने की ही मांग की है, बिलों पे चर्चा नहीं की। आप तो खुद मीटिंग में शामिल होते थे राकेश टिकैत जी, तो क्या वहां पे चर्चा नहीं होती थी? जब पूर्ण रूप से बिल खराब है हम्म और उसमें उसको संशोधन करने की बात कर रहे हैं, हम्म तो किसान ने कहा कि हमको संशोधन नहीं, आप इन हम्म बिलों को पूरे वापसी करो बिलों को। हम्म कोई बिल बनाना हो तो आप बना लेना उसको, क्योंकि उसमें बहुत खामियां बिलों में हैं। हम्म माए मैं एक चीज को बताता हूँ, तो जो भंडारण है वो अनलिमिटेड भंडारण कोई खरीद करेगा, हम्म और वो अनलिमिटेड भंडारण कर सकता है। एक हम्म उसमें एक क्लोज है। मंडी है, पैन कार्ड धारक जिसके पास में एक लाइसेंस भी नहीं है, वो बाहर से खरीद करेगा किसान से, हम्म और वो इन्हीं कंपनियों को फिर वो माल बेचेगा। तो इस हम्म तरह के लोग ये लगाएंगे, उसको उसको फिर किसान ढूंढता फिरेगा। मध्य प्रदेश में इसी तरह की घटना हुई एमपी में, हम्म कि एक किसान का माल खरीद लिया और थोड़ा सा महंगे रेट में खरीद लिया, और 4-5 करोड़ रुपए का माल खरीद के हम्म एक व्यापारी भाग गया, कई सौ करोड़ रुपए का एक भाग गया, हम्म फिर भाग गया। अब ढूंढ लो, ना उनको पुलिस ढूंढ सकती, ना हम्म उनको किसान ढूंढ सकता। तो हर आदमी को आप छूट दे दोगे कि हम्म मंडी के बाहर खरीद लो, और खरीद कर अपना लेके चले जाओ। तो ये हम्म बहुत सी खामियां उसमें है। जी। राकेश टिकैत जी, खालिस्तानी, माओवादी या फिर भटकाए हुए किसान, बहुत सारी बातें कही गई। जब इन सारे बयानों के आगे एक हिंदू किसान नेता पगड़ी बांध कर आ गए तो सारे बयानों को आपने काउंटर कर दिया, अकेले ही, अकेले आपने सब चीजों को काउंटर किया है। कैसे और क्या लगता है कि पगड़ी बांध के जब आप आए तो उस चीज की मजबूती से कहीं ना कहीं किसान, कहीं ना कहीं सरकार जो है वो थोड़ा घबराई या बौखलाहट में आई? जनता ये है, हम्म और हमें किसी धर्म से, किसी से वो नहीं है, ना ये आंदोलन किसी धर्म का है। ये आंदोलन तो किसानों का आंदोलन है।
वो पंजाब का किसान है, उसकी वेशभूषा क्या है, उसका रहन सहन क्या है। हम यहाँ पर बहुत लोग अलग अलग स्टेट से आए, वो अलग अलग अपने पगड़ियाँ लेकर आए, तो हम तो सबकी पहन लेते हैं। हम तो किसान है, पगड़ी तो एक अच्छी चीज है, और हमारे सब बुजुर्ग हमारे पगड़ी पहनते थे। पगड़ी का संबंध एक क्लाइमेट से भी है। गर्मी में हमको काम करना, तो हर आदमी पगड़ी बांधता है, वो किस तरह की बांधता है वो उसका अलग हो सकता है, लेकिन सर पे हम कपड़ा रखते हैं जिससे गर्मी ना लगे, तो पगड़ी का संबंध उससे भी है। हम सर्दी में बांधते हैं तो सर्दी नहीं लगती उससे। तो पगड़ी एक सम्मान का, किसान का प्रतीक भी है। हम टोपी ओढ़ते हैं, और हमारे जो पिताजी थे वे पगड़ी बांधते थे, बाबा जी। हरियाणा में आज भी लोग पगड़ी बांधते हैं, राजस्थान के लोग पगड़ी बांधते हैं। तो पगड़ी एक किसान के सम्मान का प्रतीक भी है। और किसी आदमी को धर्म से जोड़ा जाए और उसको इसलिए बदनाम करा जाए कि वो किसी दूसरी कम्युनिटी से, उससे है, तो वो गलत है पूर्ण रूप से। किसी के बारे में भी गलत चीज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो यहाँ हो या कहीं बाहर में भी हो। हम तो किसान हैं, सब किसान हैं। और पंजाब अब की बार बहुत मजबूती से साथ में आया है। पहली बार पंजाब उठ का आया है, उसके साथ में हरियाणा उठा, जो बैकअप दिया है वो हरियाणा ने दिया है। उत्तर प्रदेश, ये सब लोग साथ में लगे, राजस्थान साथ में आया है। तो ये जो चार पांच स्टेट है, जब ये जुड़ जाती है तो पूरे देश का किसान इनके साथ में खड़ा हो जाता है, क्योंकि दिल्ली को घेरना, दिल्ली से बातचीत करनी, जब तक ये स्टेट साथ नहीं होगी तो दिल्ली से बात नहीं हो सकती। दिल्ली को घेरने के लिए एक बड़ी फोर्सेस की जरूरत होती है किसान की, और वो फोर्स जो शांतिपूर्ण तरीके से काम करें। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हमारा पूरा मूवमेंट शांतिपूर्ण तरीके से था, है और रहेगा। हिंसा हमारे मूवमेंट में ना है, ना थी और ना रहेगी। वो शब्द ही नहीं है हम हमारे उसमें। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ सरकार ने, अगर आप बता रहे हैं कि ये आंदोलन जो है वाकई ही सिर्फ पंजाब के किसानों का नहीं है, हालांकि सरकार हमेशा से यही बात बोलती आई है, संसद में भी ये बात बोली गई है कि ये पंजाब का आंदोलन है, पंजाब के किसानों का आंदोलन है, सिखों का भी आंदोलन है, ये चीज़ें बोली जा रही है। जबकि देखा जाए तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी सब इसमें हैं, इस आंदोलन में कहाँ कहाँ से जुड़ चुके हैं किसान आकर, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं इस आंदोलन के साथ। कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जैसे नासिक है, नासिक जैसे प्याज हिंदुस्तान में हर जगह भेजता है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अनाज की, किसी भी चीज़ की, लेकिन वो प्रदेश इस आंदोलन के साथ जुड़ नहीं पाए। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कई प्रदेशों में तो बीजेपी की सरकार है, या कईयों में बीजेपी की सरकार का दबदबा रहा है, इसीलिए वो जुड़ नहीं पाए साथ में। तो ये तस्वीर आपको लगती है कि कुछ ऐसा भी है? नहीं है, यहाँ हर स्टेट के लोग हैं। है क्या कि ट्रेन अभी नहीं चल रही, जो मूवमेंट के लोग हैं वे ज्यादातर ट्रेनों से सफर करते हैं, जो दूसरे स्टेट से लोग हैं। गाड़ियों से बहुत कॉस्टली पड़ता है, 1000 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर से लोग आएंगे, तो गाड़ियों से आना असंभव है। और कितने लोग आ सकते हैं गाड़ी से? तो वहां के लोग जुड़ रहे हैं, उनको ये कॉल दे रखी है कि आप वहीं पे ही प्रोग्राम करो। ये जो बराबर में आप फोटो देख रहे हैं, ये प्रोफेसर एमडी नजुंडा स्वामी, ये कर्नाटक के एक बड़े किसान लीडर रहे हैं। ये उनका फोटो है, कल उनका जन्मदिन है, 85वां जन्मदिन। तो कल उनका यहाँ सेलिब्रेट करेंगे उनका जन्मदिन। और अभी जब मैं आपसे बात करने रहा तो महाराष्ट्र के किसान थे यहीं पे, वहाँ पे प्रोग्राम है महाराष्ट्र में, हम जाएंगे वहाँ पे, अकोला में उस जगह, और नासिक में उन जगह हम 2 प्रोग्राम वहाँ पे करेंगे। तो सब लोग जुड़े हुए हैं। और कर्नाटक के अंदर बेंगलोर में 10,000 ट्रैक्टर बेंगलोर शहर में उसके आसपास लोग लेकर आए। और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में 70-80 हजार लोग इकट्ठा हो गया, पट्टा में लाठीचार्ज उनके ऊपर हो गया, क्योंकि वहां पे ना मंडियां खत्म होगी, वहां पर एमएसपी है ही नहीं। ये तो पंजाब का कहाँ है ये आंदोलन तो पूरे देश का है। एमएसपी की जो लड़ाई है, देश में एमएसपी लागू हो जाएगी तो देश को फायदा होगा। पंजाब में तो एमएसपी है, तो पंजाब तो इस आंदोलन के साथ में आया है।
वे ये हैं कि वे वहां पे पहले बैठ गए, हम लोग प्रदर्शन करते रहे बिल्लू के खिलाफ एक दिन का, हम ज्यादा बैठे नहीं। और पंजाब वहां पे बैठ गया, वो वहां से जब इकट्ठा बैठ गया सब जत्थेबंदी, वो वहां से चल दिया, उनके साथ में सब लोग चले वन से। और यहाँ पर दिल्ली के चारों तरफ तो लोग बैठे हुए हैं, और पूरा देश का किसान जुड़ गया है, एकजुट पूरा देश का किसान है, पूरा व्यापारी साथ में है, जो छोटा उद्योग धंधे वाला है वो साथ में है, क्योंकि वे भी बर्बाद होंगे। आम कंज्यूमर से जो ये आंदोलन चल रहा है। और हमने कहा कि अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास में अब दूसरे रोजगार कम रह रहे हैं, वे अब भूख पे व्यापार करना चाहते हैं कि किस आदमी को कितनी भूख लग रही, भूख के आधार पे रोटी की कीमत तय करने का ये व्यापारी के खिलाफ बड़ा आंदोलन है। और हमने कह दिया कि तिजोरी के अंदर अनाज बंद नहीं होने देंगे। यह आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक ये कानून वापसी नहीं होते, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनता, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। के बारे में बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आंदोलन कब तक जारी रहेगा। आपने समय दिया है, आपने अक्टूबर तक का समय दे दिया, आपको नहीं लगता कि अक्टूबर तक का जो समय है वो काफ़ी लंबा सरकार को दे दिया गया? और अगर अक्टूबर तक का समय आपकी तरफ से दे दिया गया सरकार को, तो क्यों कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि इतना लंबा समय खींचेगा ही, सरकार अभी नहीं मानेगी? हमने ये कहा है, उसका बहुत लोग मेरे पास में भी बहुत लोगों के क्वेश्चन आए। जिस जगह पर हम यूपी जो किसान क्रांति गेट है, यूपी गाजीपुर दिल्ली, यहाँ पर 2018 में इसी गेट पे 2 तारीख को यहाँ पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छूटे, यहाँ पे सारे काम हुए। और हम उस दिन के बाद में 2 अक्टूबर का यहाँ कंटिन्यू प्रोग्राम करते हैं हर साल। तो हमने ये कहा कि भाई हम यहाँ पे प्रोग्राम तो करेंगे, और हो सकता है कि आंदोलन जब तक चले, अगर बीच में हमारा समाधान हो जाएगा हम चले जाएंगे। 2 अक्टूबर का प्रोग्राम हम फिर भी यहाँ पे करेंगे, वो हमारा कंटिन्यू होता है। तो इसलिए हमने कहा है, और सरकार को भी टाइम है, भाई सरकार बात कर ले, क्योंकि इस आंदोलन की कोई लिमिट तो है नहीं कि ये 15 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। हमने समय दे दिया और हम वो करेंगे, जो भी एक्शन हमको करने हैं हम एक्शन करते रहते हैं उसमें। और सरकार को भी दे दिया कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। हमने एक उसकी जो डेट दी थी, डेट ये थी कि 2 अक्टूबर को हमको प्रोग्राम करना है, इसी जगह पे करना है जहां बैठे हुए हैं। तो एक डेडलाइन ये दे दी कि हम वहां तक तो इसको आंदोलन को चलाएंगे, आगे की फिर बात कर लेंगे, उससे पहले सरकार बात कर लेगी। तो धन्यवाद है सरकार का भी और सभी किसान संगठनों का कि भाई बातचीत शुरू हो जाएगी। ये भी हमने कहा है कि हमारा जो ऑफिस है वो सिंगू बॉर्डर रहेगा, और जो हमारे बात करने वाले लोग हैं, जो जत्थेबंदी है, वो भी हमारे वही लोग रहेंगे जो पहले बातचीत कर रहे थे। हम तो एक आंदोलन की रूपरेखा बनाते हैं कि आंदोलन कैसे चलेगा, भीड़ कहीं ना कम हो। हम तो पब्लिक में जाकर मीटिंग करते हैं, लोगों को लेकर आते हैं, उनको बताते हैं, और आंदोलन कैसे आगे बढ़ता है उसकी रणनीति बनाते हैं। ये आंदोलन की क्या रणनीति है, क्या प्लीज आप समझाना चाहेंगे? क्योंकि अभी कनाडा के लोग भी ये जानना चाहते हैं, बिकॉज बहुत दूर बैठे हैं, जो किस आंदोलन में वहाँ पे चल रहा है यहाँ के लोगों को सब दिखाई दे रहा है। आपको शायद पता होगा कि हर दिन यहाँ चप्पे चप्पे पे लोग इकट्ठा होते हैं और आंदोलन को पूरा समर्थन दे रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही है। यहाँ पर अमेरिका में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, और ऑस्ट्रेलिया में भी। आंदोलन की अगली रणनीति क्या लगती है? कितना लंबा अभी और चल सकता है ये आंदोलन? कि ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਔਰ ਵਾਈਫਾਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ
ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਵੜ ਪਾਉਣ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਮਾਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੰਝੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇੱਕ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੀ। ਜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਇਬ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है आपकी जी। चलिए राकेश जी, आपसे बातचीत तो फिर से हम शुरू करते हैं। राकेश जी, हम बात कर रहे थे कि किसान आंदोलन की जो अगली रणनीति क्या है, कब तक ये आंदोलन चलेगा, ये कनाडा के जो लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं आपसे, तो क्या प्लीज आप इस रणनीति के बारे में बताएंगे कि आगे क्या प्लान किया गया है, क्या होगा आगे? मेन तो ये है कि हमने 14 तारीख को तो कैंडल मार्च का हमने प्रोग्राम करा है। उसमें उस दिन हमारे जो जवान भी शहीद हमारे हुए थे पुलवामा में, उनका है, और जो हमारे किसान शहीद हुए, तो एक दिन का प्रोग्राम सब शहीदों के नाम सब होगा। और 16 तारीख में छोटू राम जी एक बड़े किसान लीडर हमारे यहाँ पे हैं, तो उनका प्रोग्राम रहेगा, उनको याद हम करेंगे। और 18 तारीख को 4 घंटे का हमारा ट्रेन का ट्रैक का हमने करा है कि उसको हम 4 घंटे 12 से और 4 बजे तक सब लोग ट्रैक पे उस पर रहेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। और मेन तो ये है कि हम धरने पे बैठे हुए हैं, और बैठना एक बहुत बड़ी चीज है कि किसी के बाहर अगर हम बैठ गए तो वही एक अपने उसमें एक बड़ा मूवमेंट है। और जैसे तिगरी बॉर्डर है हमारा, शिंगो बॉर्डर है, ये अपना गाजीपुर क्रांति गेट है, इस तरह के और भी बहुत है, ढासा बॉर्डर है, शाहजहांपुर है, पलवल है, अलग अलग जगह प्रोग्राम जो चल रहे हैं। ये बड़े प्रोग्राम हमारे सब जगह है। बताया कि ये होने जा रहा है 12 से लेकर 18 तक का पूरा प्रोग्राम का आपने शेड्यूल बताया। बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, ख़ास तौर पर 26 जनवरी के बाद जो हुआ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, आपने देखा है और सबने देखा है कि किस तरह से 26 जनवरी के बाद इस आंदोलन के जो है बिखरता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारे टैग इस पर लगे इसी वजह से। अब जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं उस पर सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि शांतिपूर्वक तरीके से इन सारे प्रोग्रामों को मुकम्मल किया जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के ऊपर, किसान जथेबंदियों के ऊपर। तो क्या इसके लिए खास तैयारी की जा रही है, क्योंकि बहुत लोग इकट्ठे होने वाले हैं? नहीं, हमारे मूवमेंट में कोई भी गलत कार्रवाई होती ही नहीं, और शांतिपूर्ण तरीके से मूवमेंट रहता है हमारा। वो तो कुछ लोग करवा दिया, किसी ने क्या करा, तो उन चीजों पर निगाह रखते हैं हम इस तरह की। और हम बहुत दिन से मूवमेंट करते हैं तो हिंसा तोड़फोड़ ये हमारे मूवमेंट में ही नहीं कहीं पे भी ना चलती, क्योंकि उस दिन भी बहुत बड़ी 26 तारीख को संख्या हमने जी राकेश जी, 26 तारीख को कुछ ऐसा हो गया, कुछ लोग धरने से अलग होके चले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, इसलिए ये सवाल आपसे किया जा रहा है। जी, वो उस दिन भी करीब 25 लाख के आसपास लोग थे, और करीब 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे। जो रूट जो पुलिस प्रशासन ने दिया उस पर बैरिकेटिंग कर दी, तो वो पूर्ण रूप से कोऑपरेट सरकार ने नहीं यहाँ पर करा था, तो उसमें वो प्रॉब्लम आई। और फिर भी
इतने लोग शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकले दिल्ली से और अपने घरों की तरफ गए। वो जो लाल किले वाली घटना को अगर छोड़ दे तो और ज्यादा कहीं कुछ है नहीं। और वहां पे भी एक धार्मिक ध्वज वहां पे जो लगवाया गया वो था। उसके बाद जो नीचे हुआ, इसने ट्रैक्टर चलाया, वो एक घटना को छोड़ दें। और उसकी उस तरह की मानसिकता के कुछ लोग आ जाते हैं। तो हम सब चीजों को ये है कि जहाँ जहाँ पे भी मूवमेंट हमारे रहे वो शांतिपूर्ण तरीके से रहे और कोई गलत एलिमेंट्स हमारे मूवमेंट को खराब ना करें। इस पर सब लोग निगाह हम रखते हैं और आगे इन चीजों का पूर्ण रूप से ध्यान हम रखेंगे। बिल्कुल। राकेश टिकैत जी, एक आपके आंसू देखने को मिले, कुछ आंसू आपने गिराए, लेकिन वो आंसू गिरने कहीं ना कहीं बहुत काम आए, क्योंकि उस स्थिति में जब किसान आंदोलन एक डामाडोल वाली स्थिति में नज़र आया, जब एक होप जो है वो काफ़ी धीमी नज़र आने लगी थी 26 के बाद कि अब क्या होगा, लेकिन आपके आंसू गिरे, आंदोलन को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली। एक आंसू संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गिरा दिए। हालांकि उन्होंने किसके लिए गिराए ये आंसू हम सब ने देखा है कि किसी की विदाई में वो इस तरह के आंसू बहाते नजर आए, लेकिन उनके आपके आंसुओं के मायने समझ में आए कि वो क्यों थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के आंसुओं के मायने आप समझाना चाहेंगे, उन्होंने किस चीज को मजबूती देने की कोशिश की? उनको ये लगा कि जो पार्लियामेंट से हमारे सांसद जा रहे हैं और हमारे साथी बिछड़ रहे हैं और हमको दुख है कि जो लोग इतने दिन तक हमारे साथ रहे और वे बिछड़ रहे हैं, तो ये एक हो सकता है, और तो कोई रीजन था नहीं। में इतने लोग बिछड़े हैं, उनके लिए दो शब्द नहीं बोले गए। वो भी है, किसान आंदोलन में शहीद लोग हुए, अगर प्रधानमंत्री जी दो शब्द या वे आंसू उनके लिए बादी होते तो इस किसान को लगता कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को दुख है। तो वो नहीं, वो तो जब वहां पे सांसद में पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने उनके लिए श्रद्धांजलि रखी तो दूसरे लोगों ने उसका वोटिंग किया। मतलब शहीदों के 2 मिनट पे अगर कोई लोग वोटिंग करता है तो वो ठीक चीज नहीं, उसको शर्म आनी चाहिए इस तरह के लोगों को, जिन्होंने, जो हमारे किसान हैं, जो शहीद किसान हुए हैं, उनके परिवार को इस तरह के उससे दुख होगा। उसका परिवार का मतलब है कि जो भी पूरा देश का किसान है उनके साथ में खड़ा हुआ है। अगर आप झूठो ये कह देते कि भाई 2 मिनट नहीं, किसान है, उनको हम पार्लियामेंट से श्रद्धांजलि देंगे, तो एक पहला इस तरह का कंट्री होता कि जिसको किसानों को पार्लियामेंट में 2 मिनट की श्रद्धांजलि दी गई, एक ये इतिहासों में दर्ज होता। और वहां पे उनका अपमान हुआ तो वो भी इतिहासों में लिखा जाएगा कि किसान के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी देश की पार्लियामेंट नहीं कर पाई। जी बिल्कुल। राकेश टिकैत जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ 3 ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ दहेज ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੇ नहीं सी। सो इस तरह से तो बातचीत में या शब्दी कह सकते हैं कि जो जंग छिड़ चुकी है उसी में मुद्दे को उलझाने की कोशिश की जा रही है। उलझाने की कोशिश करी जा रही है कि हमने बहुत कानून हम लेकर आ गए और हम उनको भी चेंज नहीं कर रहे। लेकिन वे मुद्दे किसी उससे हो सकते हैं, ये किसान से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और किसान वो है कि जो बंजर भूमि में को भी पाड़ के उसमें जुताई कर कर उसमें अन्न उग जाता है, तो उसको ये कानून मंजूर नहीं है, क्योंकि फसलें उसकी आधे रेट में बिक रही है आज। उसको बहुत भयंकर नुकसान देश में है। यहाँ पे सब्सिडी नहीं है देश में, और फसलों की कीमत जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे कम पे फसलें बिकती है। तो हमने भारत सरकार को ये कहा कि आपको नहीं खरीदनी कि आप सारी फसलें हमारी खरीद लोगे। जो व्यापारी कम रेट में खरीदता है, क्योंकि व्यापारी मार्केट रेट में बेचता है और खरीदता सस्ते पे है, तो कंज्यूमर को भी ये पता चला कि इसने किस रेट में खरीदा है और आपको किस रेट में बेच रहा है। जैसे यहाँ पर उसने बाजरा 11 रुपए किलो में खरीद करी और 140 रुपए किलो तक का उसका कोई रेट नहीं है। वो 60 रुपए से लगा के 80 रुपया और 120 और 40 रुपए तक का पर केजी वो बेचता है उसको जी। 11 रुपए की चीज आप 140 में 120 रुपए में बेचोगे तो कई गुना उसको आप बेचोगे।
हम्म, तो कंज्यूमर को भी ये समझ आना चाहिए कि इसका रेट क्या है ओरिजिनल। हम्म, तो इन चीजों का है कि भाई आप हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भारत सरकार का है आप हमको वो दे दो। हम्म, और सरकार से ये कि आप मत खरीदो, व्यापारी खरीदे, हम्म, उससे कम पे ना खरीदे, उसके लिए लॉज बन जाए, कानून बने उसके लिए। जी। राकेश टकैत जी, आगे महापंचायतें जो है वो कितनी होने वाली है, कहाँ कहाँ होंगी? ये तो होती रहेगी जी पंचायत में। कोई हमारा हम्म, कोई खर्चा थोड़ा होता है, माइक हम्म, लगा और पंचायत की जा। हम्म, वो तो संयुक्त मोर्चे की पंचायत हो रही है, आप अपने हम्म, संगठनों की लोग पंचायत कर रहे हैं। हम्म। ये तो चलती रहेगी, ये तो कंटिन्यू पहले भी पंचायतें चलती थी। जी। और जिन जगहों पे और इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे बंगाल में या कहीं और जगहों की बात कर ली जाए, तो वहाँ पे आंदोलन कैसे पहुंचाया जाएगा? वहाँ पे वहाँ के पंचायतों के थ्रू आंदोलन की आवाज़ जो है जाएगी? वहां पर अभी प्लान नहीं करा, क्योंकि हम्म, वहां पर अगर पंचायतें हम करेंगे अभी तो हम्म, ये लगा कि हम सरकार के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। हम्म, हमारा मकसद किसी के खिलाफ काम का नहीं है। हम्म, हमारा मकसद है कि जो किसान की इशू है हम उस हम्म, तक ही रहें, हम्म, पॉलिटिक्स की तरफ ना जाएं। अभी हम्म, वहां पर बंगाल का हमारा कोई टारगेट नहीं है। हम्म, हमारा तो अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट है इनमें है। चुनाव वाले उस पर नहीं है अभी हम गए कहीं। हम्म। बिल्कुल। राकेश टकैत जी, आंदोलन जितना लंबा खिंचता है उसके उतने ही ज़्यादा ख़राब होने के खतरे भी साथ में बढ़ जाते हैं, लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। आपको लगता है कि जितना लंबा ये आंदोलन खिंच रहा है उसमें भी कुछ इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं नहीं, अभी तो इसमें कुछ नहीं है। हम्म, गांव के लोग पूरा साथ इसमें दे रहे हैं। हम्म, और गांव के लोगों ने भी मान लिया कि अब आंदोलन बार बार नहीं होते, हम्म, इस आंदोलन का रिजल्ट निकलना चाहिए। और हम्म। बहुत सपोर्ट गांव की मिल रही है इस आंदोलन में। जी। तो अभी दिल्ली आंदोलन में और कितने लोग जुड़ने जा रहे हैं? क्योंकि खाप पंचायतों ने कहा है कि हमने छोटे छोटे धड़े बनाए हुए हैं, शायद 5-5 हज़ार लोगों के, वो भी बैकअप रखा गया है। तो क्या प्लान है आगे, कितने लोग और जुड़ने जा सकते हैं, खास तौर पे सिंगू बॉर्डर पे? जितनी जितनी जरूरत है हम्म, उतने लोग आते रहते हैं। हम्म, और क्योंकि खेत में काम भी है तो लोग शिफ्ट वाइज काम करते हैं, हम्म, इसमें लोग आए, कुछ चले गए, कुछ लोग आए। तो गांव वालों ने हम्म, अपनी व्यवस्था बना रखी है कि बॉर्डर पर चलना है तो कुछ आते रहते हैं लोग, कुछ जाते रहते हैं। हम्म। जी। राकेश टकैत जी, आपने बोला कि किसानों की अगर बात जो है वो सरकार ने ना सुनी तो सरकार को नतीजा भी भुगतना पड़ेगा और सरकार से गद्दी छीनने की मांग की जाएगी। इस शब्दों का मतलब क्या समझा जाए? क्या किसान इलेक्शन में आएंगे? ये क्या नहीं किसान नहीं नहीं सर, मेरा सवाल यह है कि क्या किसान इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में आएंगे, या फिर विरोधी दलों के थ्रू जो है ये लड़ाई लड़ी जाएगी? कैसे, क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं, नहीं, नहीं। हमने वो बयान दिया था हम्म, कि किसानों ने बिल वापसी की बात करी है सरकार से। हम्म, हम्म, हमने गद्दी वापसी की बात नहीं करी हम्म, कि ये लड़ाई हम गद्दी वापसी के लिए लड़ रहे हैं। हम्म, तो ये था हमारा कि हमारा गद्दी हम्म, वापसी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम्म। हमारा जो लड़ाई है वो बिल वापसी की है, ये जी। हमने कहा था हमको। हम्म। ओके। राकेश टकैत जी, सोशल मीडिया पे अगर पंजाब की स्थिति की बात की जाए तो एक तो है दीप सिद्धू के समर्थक, दूसरा है किसान जो है वो जथेबंदियां बन रही हैं। आपस में एक सोशल मीडिया पे जंग छिड़ी हुई है, दोनों ही एक दूसरे को सरकारी कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये इस तरह की जो जंग छिड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं आंदोलन पर भारी पड़ सकती है, ये नुकसान पहुंचा सकती है? ये एक तोड़ने की साजिश होती है। हम्म, हमने ये कहा है हम्म, कि उन बालकों को बहका कर ले जाकर गया वहां पे। हम्म, हम पिछले बहुत दिन से आंदोलन करते हैं हम्म, देश में या कहीं हम्म, भी। और एक बड़ा मूवमेंट का था हम्म, 1988 में। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, हम्म, जो पिताजी थे अब, उनके नेतृत्व में करीब 7-8 लाख लोग थे। हम्म, और वो दिल्ली के वोट क्लब में थे। हम्म, और वोट क्लब से और जो पार्लियामेंट है उसकी दूरी 1 किलोमीटर थी। हम्म, 8 लाख आदमी दिल्ली के वोट क्लब के में बैठे हुए, वे पार्लियामेंट में नहीं गए कभी। हम्म, हम्म, हम भी 35 साल से 30-35 साल से मूवमेंट करते हैं, जंतर मंतर पाते हैं। और हम्म, हर बार ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पे जाएंगे। हम्म, क्या कोई पार्लियामेंट गया? हम्म, एक बालक, उसने शाम को 7 बजे घोषणा करी हम्म, कि लाल किले पे जाऊंगा, और वो हम्म, सुबह ही 9 बजे लाल किले के चोटी के पास में था। हम्म, तो ऐसे कैसे होगा? हम्म,
और लाल किले पे बांध के कोई सत्ता परिवर्तन होगी कि लाल किले पर तिरंगा वहां बांध दिया हमने और एक धार्मिक चिन्ह लगा दिया कि देश पर कोई कब्जा हो गया, उसका क्या मतलब है? जी। वो कोई हमारा कोई एजेंडा नहीं है, वो दूसरी जगह भटकाने का एक इशू था वो, कि लोग इससे भटक जाए और भावनाओं को ये लगे कि हमने बहुत गलत काम कर दिया और चल जाए। जो जंग छिड़ी हुई है, किसान तो ये कह रहा है कि भाई ये गलत करा है, और जो सोशल मीडिया पे कुछ सिद्धू के जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से सरकार के उनकी आईटी सेल के लोग हैं जो वहां पे खड़े हैं, जिनसे आपस में टकराव हो, तो वे लोग हैं, उसके समर्थक या वो नहीं है। और बयानबाजी मतलब भाई ऐसा तो है नहीं कि सरकार पर कब्जा हो गया और उसने फिर बिल माफ कर दी हो, वो तो एक बहस है, इस तरह की बहस हो तो वो एक सवाल है, उसका कोई मतलब नहीं है ना, उसका कोई नतीजा उससे निकलेगा जी। ना। इस तरह की बहस किसान को करनी चाहिए आपस में बच्चों को। बिल्कुल। राकेश टिकैत जी कहते हैं कि जब बेटा बाप के जूते पहनने लग जाए तो दोनों बहुत खुश होते हैं, बाप भी और बेटा भी। लोग आपको उसी तरह से देखने लग गए हैं, राकेश टिकैत को लोग उनके पिताजी की तरह ही देखने लगे हैं। कहते हैं कि जब मरहूम महेंद्र टिकैत आपके पिता, जब वो किसान आंदोलन करने की जो विचार बनाते थे, जैसे ही वो खबर सब तक पहुंचती थी, ख़ास तौर पर जब सरकार तक पहुंचती थी तो सरकारें जो है वो कांप उठती थी कि अब आंदोलन शुरू होने वाला है। आपको लगता है कि राकेश टिकैत भी उसी पर्सनैलिटी के तौर पर अब देखे जा रहे हैं? सो इंटरनेट ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तोड़न की स्थिति जी है उससे की जाती है। राकेश टिकैत जी आपसे रब्ता फिर से हो रहा है, मुझे लग रहा है वो सरकार ने जो इंटरनेट सेवा आपसे छीन लिया उसी के लिए बार बार आपकी इंटरव्यू रुक रही है। जी बिल्कुल राकेश जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि कहते हैं कि जब जो बेटा है वो बाप के जूते जब पहनने लग जाता है तो बाप और बेटा दोनों बहुत खुश होते हैं, और राकेश टिकैत को लोग उनके पिताजी की तरह ही देखने लगे हैं। कहते हैं कि जब आपके पिता मरहूम महेंद्र टिकैत वो जब किसान आंदोलन करने के विचार करते थे तो सरकारें भी कांप उठती थी, तो अब आपको लगता है कि लोग भी आपको उसी पर्सनैलिटी के तौर पर देखने लग गए हैं, उसी छवि में आपको ढूंढ रहे हैं लोग? नहीं, हमने टिकैत साहब से बहुत कुछ सीखा है, मोमेंटम हम साथ रहे पूर्ण रूप से, और उन जैसा तो हम नहीं हो सकते और ना होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी रहे, छोटू राम जी रहे, टिकैत साहब रहे, या जो भी किसान लीडर रहे, हम उनके विचारों पर चल सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम उनसे बड़े हो, वो हम नाव तोड़ना चाहते। और वो ठीक है कि लोगों की एक सोच है कि जो किसानों की जो समस्या है वो समस्या हम उठाते हैं, और ये आज से नहीं, जब टिकैत साहब थे तो जब बहुत मूवमेंट हम करते थे, क्योंकि उनका हाथ रहता था हमारे ऊपर। और हम जैसे पार्लियामेंट में 2002 में हमने पार्लियामेंट के ऊपर हमने ताले लगाए, और 45 मिनट तक जो पार्लियामेंट के बाहर जो पोल है उसको अपने आप संकल से हमने जंजीर से बांध लिया था, और प्रेस को हम 45 मिनट तक हमने अपना स्पीच देते रहे, जो इशू थे वो बताते रहे, और 60 लोग थे हम, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट उसका रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संज्ञान लिया था उन चीजों का। उत्तर प्रदेश की विधानसभा पे वहां पे भी हमने प्रदर्शन करे, राजस्थान विधानसभा हो या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, बहुत जगह मूवमेंट, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट करते थे। लेकिन टिकैत साहब के जाने के बाद में जो बड़े हुए हैं, जो डायरेक्ट हम एक्शन वाले प्रोग्राम करते थे, वो फिर हमने कम किए हुए एक्शन वाले, क्योंकि फिर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अब ज्यादा वो एक्शन वाले प्रोग्राम नहीं करने। और हम करीब 48 बार हम जेल गए अब तक किसान आंदोलन, और टिकैत साहब 350 बार जेल गए, वे 3-3 महीने तक जेलों के अंदर रहे।
और उनकी बात लोग सुनते थे, पूरा देश सुनता था उनको। उस तरह के लीडरशिप भी अलग तरह की लीडरशिप थी। जो लीडर थे वे पूर्ण रूप से गांव से आते थे, वे निकल के, और गांव की भाषाओं को वे जानते थे, गांव के विचार को वे जानते थे। आज उस तरह के ना लीडर रहे। जब लीडर नहीं रहे तो मूवमेंट भी उस तरह का नहीं रहा। वे लोग जैसे देश में एक बार गेहूं की कमी होगी 2007 में, बाहर से गेहूं हम इंपोर्ट कर रहे थे, मंगा रहे थे। तो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने बड़े टिकैत साहब को बुलवाया, और अजमेर सिंह लाखोवाल पंजाब के अध्यक्ष हमारे हैं, उनको बुलवाया। टिकैत साहब 3 लोग वहां पे गए, चौधरी युद्धवीर सिंह। और मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप कोई फार्मूला ये बताओगे जिससे देश में गेहूं की पैदावार बढ़ जाए। तो 1 घंटा मुलाकात करी, उनको फार्मूले बताए, उन्होंने उन फार्मूलों पर काम करा, और आज देश में 13-14 साल हो गए, 1 भी किलो अनाज बाहर से नहीं खरीदना पड़ा, सरप्लस हो गया। तो अगर सरकार सुझाव ले, कोई हम सरकार विरोधी या देश विरोधी थोड़ा है, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का नाम बड़ा हो, और हम भी यहाँ पे बहुत फसलों का उत्पादन करें, हम भी बात निर्यात करें, देश का भी नाम होगा, किसान का भी नाम होगा। लेकिन सरकारें अगर सुझाव और सहूलियतें देंगी तो उसी से ये संभव हो पाता है। तो इसीलिए हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं बार बार कि आप हमारी बात सुनो, आप व्यापारी के हितों का ना देखो। जो हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर है, कृषि है, ये यहाँ की कल्चर है हिंदुस्तान की, इस पे 70% लोग इस पर निर्भर है। आप यहाँ से हटाकर उनको रोजगार नहीं आप दे सकते। यहाँ पे ऋषि और कृषि दोनों का एक बड़ा तालमेल है। जो ऋषि पद्धति है उसमें हमारे मंदिर पद्धति आवे, हमारे संत महात्मा आवे, हमारे बाबे आए, हमारे गुरुद्वारे आए, हमारी मस्जिद आए। जो धार्मिक वो है, वो बहुत कट्टरपंथियां यहाँ पे है। हर आदमी अपने धर्म को बड़ा यहाँ पे बताएगा, तो आप उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये हमको संविधान में राइट्स दिए गए हैं कि जो जिस कस्टम्स को मानता है, जिस संविधान, जिस धर्म को मानता है, जिस जाति में वो है, आप उसके कस्टम को, उसके रीति रिवाज को आप छीन नहीं सकते। ये संविधान में राइट्स हमको हैं। तो ऐसे ही कृषि का है, क्योंकि कृषि का एक बड़ा क्षेत्रफल है, लोग बहुत उस पर निर्भर है, तो आप उसके साथ में भी छेड़खानी ना करो, ये सवाल है। जी राकेश जी, 2 सवाल मेरे हैं आपसे, अभी बस कुछ ही मिनटों में मैं वाइंड अप करूंगी शो को। और एक सवाल तो ये है कि कई लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग आंदोलन में से गायब किए गए हैं, उनमें से किन्हीं लोगों का तो पता ही नहीं वो किन जेलों में हैं या कहाँ पे हैं। तो उनके लिए मांग जो है, जेल में जो आंदोलन के लोग उठा के डाले गए हैं, उनके लिए जो मांग है वो उस मजबूती से नहीं उठाई जा रही किसान जथेबंदियों की तरफ से जिस तरह से उठाई जानी चाहिए। ये बार बार कही जा रही है बात। और एक और सवाल ये है कि किसान जथेबंदियों के ऊपर अब बड़ी जिम्मेवारी जिस तरह से देखी जा रही है, और लगता है कि लोगों का ये भी कहना है कि कब तक शायद ये हो पाएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको तोड़ने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा कि कुछ लोग इन आंदोलन से अलग हुए हैं, तो उसको लेके भी लोगों के कुछ तरह के सवाल आ रहे हैं, उनमें चिंता है। तो प्लीज आप इन दोनों सवालों के जवाब में कुछ कहेंगे? देखो, जो लोग जेलों में जा रहे हैं, आंदोलन का एक हिस्सा रहता है जेल। जी। और अभी हम या कोई भी, वो बातचीत का एक हिस्सा रहेगा। जैसे हमारे फसलों के मूवमेंट के सवाल हैं, जो हमारे वे इशू हैं, वो इशू भी रहेंगे, और हमारे ये वाले इशू भी रहेंगे। ये सब आंदोलन का हिस्सा है। जब सरकार से बातचीत होगी, एक ठीक माहौल होगा, जब ये बातचीत होगी सारी चीजें, और इनसे घबराना नहीं चाहिए। अगर इनकी हम ज्यादा बातें करेंगे, इनकी ज्यादा चर्चा करेंगे, और हम प्रायोरिटी पे किसान के इशू को उसको छोड़ के और जेल के इशू पे पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे, तो हमारा इशू पहली प्रायोरिटी वो नहीं है। हमारा इशू है, जिस कोज के लिए हम आए हैं वो हमारा इशू है, वो हमारे सोल्व होंगे तो ये अपने आप सोल्व हो जाएंगे। ये है। बिल्कुल। जेल से वो ज्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। जेल में तो क्रांतिकारी लोग हैं, आंदोलन करा है, तो जेल तो जाना पड़ेगा। हम भी जाते हैं जेल, सब लोग जाते हैं, हमारे ऊपर भी है। अब हम जाएंगे यहाँ से, पुलिस को पकड़ना होगा, हम दिल्ली में जाएंगे,
पुलिस को गिरफ्तार करना होगा, हमको कर लेगी गिरफ्तार, किसी भी आदमी को कर सकती है। देश का कानून और संविधान सबको मानना पड़ेगा। जिस दिन सरकार चालेगी, पुलिस चालेगी, तो गिरफ्तार कर सकती है, तो जाना पड़ेगा। या तो दूसरा रास्ता है कि मैं माफी मांगू और माफी मांग के मैं कहूँ कि मैं जीवन में कभी आंदोलन में नहीं आऊंगा, तो पुलिस उसको छोड़ देगी। वो हमारा कोई आदमी नहीं करेगा उस चीज से, और उसके लिए हमको एडवोकेट से बात करनी पड़ेगी। हम उसके लिए कर रहे हैं, और जो एडवोकेट्स है वो भी कर रहे हैं। जो सरकार से जब बातचीत होगी, हमारी प्रायोरिटी, ये भी हमारी प्रायोरिटी है। 3 चीज अब आ गई, मुकदमे, बच्चे जो जेल में बंद है वे, हमारा एमएसपी और हमारे 3 बिल, ये दोनों का हिस्सा है पूर्ण रूप से। जी बिल्कुल। राकेश टिकैत जी, बहुत ही कम शब्दों में आखिर में ये बता दीजिए, जो कनाडा के लोग अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं, यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के ये रहे कि वहां पे आप हो, पूरा खुश रहो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह का गठबंधन अब की बार बना है, ये गठबंधन हमारा बना रहेगा। सब लोगों का आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। और जिस तरह से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पूरा देश एक जगह जुड़ा है, इस आंदोलन से हम बहुत कुछ सीख लेकर जाएंगे। बहुत आपस में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मैं आज जब बॉर्डर पे गया, वहां पे टिगरी बॉर्डर पे, उस पे गए, तो वहां के लोग हरियाणा के गांवों में गए, पंजाब के लोग, तो जो सत्कार और जो उनको वो मिला है वहां पे, जो सम्मान, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने ही गाँव में आ गए हो। तो जो आपस में जो प्यार बढ़ा है हमारा, जो यहाँ के आंदोलन के जाने के बाद में जो प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के वहां जाएंगे, तो ये तालमेल तो बहुत बढ़िया तालमेल हमारा हुआ है। इससे बहुत चीजें हमको सीखने को मिली है। और आप खुश रहो सब लोग, जिस जमीन पर आप हो, अगर वहां प्रदर्शन कर रहे हो, तो सरकार की सहमति से आप वो लोग करें। कोई भी उस तरह का ना करे कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगे, वो नहीं चाहते हम। आप जहाँ हो खुश रहो, ये देश पूर्ण रूप से खुश है। आपका धन्यवाद है सब लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, चैनल पंजाबी के साथ द मॉर्निंग शो में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सो राकेश टिकैत ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।